लोग भी एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम को क्रैक करके बढ़िया नौकरी लेना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। हर चीज बता दूंगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा और अच्छे से फॉलो करी चीजें जैसे मैं बता रहा हूं तो आप सिलेक्शन के काफी पास पहुंच सकते हो। आपको एक एक चीज बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। एमटीएस क्या होता है, हवलदार क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, दोनों की तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, किस तरीके से लास्ट 90 डेज को यूटिलाइज करना है, क्योंकि लगभग 90 दिन ही बचे हैं। तो बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर 90 डेज एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए कोशिश करूंगा हर चीज बता दूं, कुछ भी ना रहे मुझसे, कुछ भी स्किप ना हो। तो इस वीडियो को देखो और फॉलो जरूर करना। सिर्फ वीडियो देखनी नहीं है, जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना है, तभी आप लोग सिलेक्शन के पास पहुंच जाओगे। और आपने अगर सच्चे मन से फॉलो कर लिए चीजें तो आप सिलेक्शन के काफी पास पहुंच जाओगे। आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। एसएससी एमटीएस हवलदार का जो 2025 का एग्जाम है ये आपका सितंबर एंड और अक्टूबर स्टार्टिंग में होना है। तो लगभग हम मानकर चलते हैं कि लगभग आपके पास 90 दिन है इस एग्जाम के लिए। तो 90 दिन बहुत होते हैं। अगर आप सच्चे मन से 90 दिन में तैयारी करोगे ना तो इस एग्जाम को क्रैक करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस आपको सच्चे मन से तैयारी करनी है, अपने आप को झूठ नहीं बोलना, दुनिया को दिखाने के लिए तैयारी नहीं करनी, एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयारी करनी। इस एग्जाम के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 10th पास वाले ही इस एग्जाम में बैठ रहे हैं। इस एग्जाम को देने वाले कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जो 12th पास भी होंगे और कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन भी कर रखी होगी। बट अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और आप सच्चे मन से तैयारी करते हो, आप पूरा एफर्ट देते हो, तो आपको घबराना नहीं है कंपटीशन को देखकर। देखो कंपटीशन हर चीज में है, चाहे प्राइवेट जॉब में जाओ, चाहे गवर्नमेंट जॉब में जाओ, चाहे बिजनेस में जाओ, हर जगह हर चीज में कंपटीशन है। बट जो सच्चे मन से एफर्ट करेगा और पूरे तरीके से जी जान लगाकर तैयारी करेगा ना, वो हर चीज में सक्सेसफुल हो जाता है। आपको कंसिस्टेंट रहना है और जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम निशांत कपूर है और मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी सीजीएल को क्रैक करके जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो मुझे मिल गई थी। मैं जीएसटीएन कस्टम्स इंस्पेक्टर हूं। तो आप लोगों को मुझसे बेटर इसके बारे में कोई नहीं बता पाएगा। मैं हर चीज डिस्कस करूंगा, जॉब प्रोफाइल भी, एमटीएस हवलदार में डिफरेंसेस भी, स्ट्रेटजी भी, ए टू चीज हर चीज डिस्कस करूंगा। बट अगर बहुत ही ज्यादा आप लोगों को डिटेल में जाना है, आज की वीडियो मेन तो स्ट्रेटजी के ऊपर है, तो इसके साथ साथ मैं आपको छोटी छोटी चीजें जॉब प्रोफाइल की भी बताऊंगा। बट अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जॉब प्रोफाइल जाननी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, मेरी वीडियो है, आप लोग उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो से आपको डिटेल में एक एक चीज पता चल जाएगी कि आपको काम क्या करना होगा। अब हम सबसे पहले एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो रिटर्न एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जो कि आपका सितंबर एंड और अक्टूबर में हो जाएगा होपफुली। इस एग्जाम को दो सेक्शंस में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक सेशन 1 और एक सेशन 2। सेशन 1 में आप लोगों की सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग आती है। मैथ से 20 सवाल आते हैं, रीजनिंग से भी 20 सवाल आते हैं। हर सवाल 3-3 नंबर का होता है, यानी कि 60 नंबर की मैथ्स आती है और 60 नंबर की रीजनिंग आती है, यानी कि सेशन 1 120 नंबर का होता है। इसके लिए आपको 45 मिनट मिलते हैं। सेशन 1 क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जोड़ेंगे। और सबसे बढ़िया चीज, सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसके बाद आता है सेशन 2। सेशन 2 में आपकी जीके और इंग्लिश, ये दो सेक्शंस आते हैं। दोनों सेक्शंस में से 25-25 सवाल आते हैं, हर सवाल 3-3 नंबर का होता है, यानी कि 75 नंबर की जीके और 75 नंबर की इंग्लिश, यानी कि टोटल 150 नंबर का सेशन 2 होगा। इसके लिए भी 45 मिनट ही मिलेंगे। ये मेरिट बेस्ड होता है। इसमें आपके कितने मार्क्स आएंगे, उस मार्क्स के बेसिस पर मेरिट बनेगी, रैंक बनेगी और डिसाइड होगा कि आपको कौन सी जॉब मिलेगी, कौन सी डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसमें 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि हर सवाल सही हो रहा है तो आपको 3 नंबर मिल रहे हैं। सवाल अगर आपने छोड़ दिया, ना कोई नंबर मिलेगा, ना कोई नंबर कटेगा। आपने सवाल किया और वो सवाल गलत हो गया तो जो 3 नंबर मिलने थे वो तो मिलेंगे ही नहीं, बट 1 नंबर और डिडक्ट हो जाएगा आप लोगों का। तो सोच समझ कर करना। बाकी देखो, जब मैं करता था, मैं तो थोड़ा दिमाग से तुक्के लगा दिया करता था। बाकी आपके ऊपर है कि आपको तुक्के लगाने या नहीं करने। अगर आप दिमाग से गैस वर्क करोगे, अगर आप सच्चे सीरियस एस्पिरेंट हो, तो मोस्टली क्वेश्चंस तो आपको आते ही होंगे। बट जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस नहीं आते होंगे, उनमें अगर आप दिमाग से गैस वर्क करोगे तो कोई नुकसान नहीं होता गैस वर्क करने में। देखो, अब तक आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि इस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश और जीके है, क्योंकि मेरिट उसी में बन रही है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैथ्स और रीजनिंग को निगलेक्ट कर दो। मैथ्स और रीजनिंग को भी निगलेक्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि उसको भी क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग इन नेचर वो भी है। बट ज्यादा फोकस इंग्लिश और जीके पे करना है। जो अपना टाइम टेबल हम बनाएंगे, उस टाइम टेबल में जो ज्यादा टाइम हम देंगे वो हम इंग्लिश और जीके को देंगे। और इस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सिर्फ इसी के लिए नहीं, एसएससी के ऑलमोस्ट हर एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट है। और जीके में करंट अफेयर्स को निगलेक्ट मत करना, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और फ्री के नंबर होते हैं, क्योंकि आपने करंट अफेयर्स पढ़े और उन्हीं में से सेम सवाल पेपर में आ गया तो सीधी सी बात है और फ्री के नंबर है। अब देखो, रिटर्न के बाद आप लोगों का डीवी, फिजिकल, मेडिकल होगा, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले थोड़ा बहुत आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में और इस जॉब के बारे में जो चीजें बतानी है वो बता देता हूँ। देखो, जब आप हवलदार लगोगे और एमटीएस लगोगे, दो अलग अलग पोस्ट होती है इसी पेपर के थ्रू। हवलदार अलग चीज है, एमटीएस अलग चीज है। हवलदार अगर आप लगते हैं तो आप दो डिपार्टमेंट्स में लगते हैं, एक सीबीएन में भी लग सकते हैं, एक सीबीआईसी में भी लग सकते हैं। सीबीएन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है और सीबीआईसी जीएसटी एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में जो इस पे हवलदार के लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 25 साल
और जीएसटी एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट में जो एज लिमिट है वो है 18 से 27 साल। और अगर आप एमटीएस लगते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लग सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अब देख लेते हैं कि हवलदार को और एमटीएस को काम क्या करना होगा। पहले हवलदार की बात कर लेते हैं। हवलदार एक यूनिफॉर्म पोस्ट है, आपको खाकी कलर की यूनिफॉर्म पहननी होती है और कोई बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं होता है इस पोस्ट में। हवलदार का जो मेजर काम रहेगा, एक तो उनको सीनियर ऑफिसर्स के साथ डिप्यूट कर दिया जाता है, जैसे जो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं उनके साथ हवलदार रहते हैं। इसके साथ साथ और अलग अलग टाइप के काम होते हैं, जैसे मान लो कभी सर्च पर जाना है, जैसे आपने रेड सुना होगा, रेड को सर्च बोला जाता है। अगर आप लोगों को सर्च पर जाना है तो वहाँ पर भी हवलदार को साथ लेकर जा सकते हैं। साथ में जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो सिक्योरिटी है, जो ऑफिस बिल्डिंग है, वहाँ पर भी हवलदार की ड्यूटी रहती है। जैसे एयरपोर्ट पर भी ड्यूटीज रहती हैं, क्योंकि जीएसटी एंड कस्टम्स दोनों है तो एयरपोर्ट पर भी ड्यूटी रहती है। इस टाइप के और भी काफी काम होते हैं। बाकी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि अगर डिटेल में जानना है तो जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को आप लोग देखो। अब एमटीएस के बारे में अगर बात करें, देखो प्रैक्टिकली तो आज की डेट में जो एमटीएस है मोस्टली उन सबसे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का काम करवाया जाता है, यानी कि कंप्यूटर में जो डाटा फीड करना और उस टाइप का काम करवाया जाता है। बट थ्योरेटिकली अगर हम बात करें, जो काम प्रिस्क्राइब्ड है वो काम अलग टाइप का होता है। उसमें बहुत अलग अलग टाइप के काम होते हैं, यानी आप कह सकते हो कि पीएन टाइप का काम होता है उसमें, ऐसे पानी पिलाना या ऑफिस की सफाई करना, इस टाइप का काम होता है। बट जनरली जो आजकल जो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो जनरली उनसे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का ही काम करवाया जाता है। अब अगर हम फिजिकल और मेडिकल की बात करें तो देखो मेल्स के लिए जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, और जो मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर विद 5 सेंटीमीटर ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि 76 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर ऑफ एक्सपेंशन। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, इससे ज्यादा हाइट और चेस्ट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं फीमेल्स के लिए अगर बात करें तो फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर और मिनिमम वेट होना चाहिए 48 kg। ये भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, इससे ज्यादा हाइट या ज्यादा वेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को वॉकिंग करनी होगी। मेल्स को 1600 मीटर वॉक करनी होती है 15 मिनट में, और फीमेल्स को 1 किलोमीटर वॉक करनी होती है 20 मिनट। जो लोग स्पेक्स के बारे में पूछते हैं, देखो चश्मा लगा हो ना लगा हो कोई दिक्कत नहीं है, विद और विदाउट स्पेक्स आप लोगों को क्लियर दिखना चाहिए, आप लोगों की विजन क्लियर होनी चाहिए, बट कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। इस चीज पर खास ध्यान रखना है कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग कलर ब्लाइंड हो ना तो आप लोग रिजेक्ट हो जाओगे। इसके बाद आप लोगों का जो मेडिकल होता है वो बिल्कुल बेसिक इन नेचर होता है, बिल्कुल बेसिक टेस्ट होते हैं, कोई ऐसा बहुत मुश्किल मेडिकल नहीं होता। बट आप लोगों को कोई मेजर बीमारी नहीं होनी चाहिए, आप एक नॉर्मल फिजिकली मेंटली एक स्टेबल इंसान होना चाहिए, एक हेल्दी इंसान होना चाहिए। अब मेडिकल भी ना जोन टू जोन डिपेंड करता है। कुछ जोन्स में तो क्या होता है, कुछ जोन्स में एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा कि इस हॉस्पिटल से ही जाकर मेडिकल करवाना है। कुछ जोन्स में क्या होता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट के, जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ के सीएमओ से आप लोग मेडिकल करवा के सबमिट कर दो। ये जोन टू जोन वेरी करता है। और जो फिजिकल होता है, फिजिकल पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कंडक्ट करवाता है। एसएससी फिजिकल नहीं करवाएगा, एसएससी तो रिटन पेपर करवाएगा। उसके बाद आपके अगर जब आप मेरिट में आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे कि आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मिल रहा होगा, तो वहाँ आपके डोजियर्स भेजे जाएंगे और वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ही आपका फिजिकल कंडक्ट करवाएगा। आप लोगों की जो इनिशियल सैलरी होगी, अगर आप लोग हवलदार की पोस्ट पर लगते हैं तो आपकी इनिशियल सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 35,000 के आसपास होगी, जो कि एक अच्छी सैलरी है। सिर्फ 10th पास चाहिए देखो इस पेपर के लिए, तो 10th पास के पास अगर आपको एक सरकारी नौकरी मिल रही है, खाकी वर्दी मिल रही है और इतनी सैलरी मिल रही है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर हम टाइम टेबल डिस्कस करें तो देखो मेरे हिसाब से मेजर तो आपको इंग्लिश और जीके पर ही फोकस करना है। मैथ्स और रीजनिंग को तो कम समय देना है, क्योंकि उसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, बट निगलेक्ट उसको भी नहीं करना। तो अगर आप 6 घंटे पढ़ लोगे ना, देखो अगर आप 6 महीने की तैयारी में 6 घंटे पढ़ लोगे तो आप लोग इजीली सिलेक्शन कर पाओगे। बट क्योंकि अभी हमारे पास 90 दिन है, ये 6 घंटे 6 महीने की तैयारी के लिए मैंने आपको बताया कि इजीली सिलेक्शन हो जाती है। बट क्योंकि अब 90 दिन है तो इन 6 घंटों को थोड़ा सा इंक्रीज करके 8 घंटे तक अगर आप ले जा पाओ, 8 घंटे 10 घंटे, देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। आपको अपने टाइम के हिसाब से टाइम टेबल मैनेज करना है, और इन 90 दिनों में जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, उतना आप सिलेक्शन के पास होते जाओगे। और मैक्सिमम फोकस मैंने बता ही दिया है, टाइम टेबल ऐसे बनाना है कि जीके और इंग्लिश पर ही मैक्सिमम फोकस करना है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस का लेवल कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्वेश्चंस का लेवल बहुत इजी, बहुत बेसिक होता है। बट मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा ये है कि जितनी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी, उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी। आप लोगों को ट्रिक सीखने हैं, ट्रिक से सवाल करना है। एक सवाल कोई बच्चा 10 सेकंड में भी कर रहा होगा और वही कोई दूसरा एस्पिरेंट उसको 2 मिनट में भी कर रहा होगा, तो 1 मिनट 50 सेकंड का फर्क आ गया ना। तो जितने ज्यादा ट्रिक सीखोगे, जितनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाओगे, उतना समय बचा पाओगे। मेन खेल ही यही है एसएससी में, सवाल को जल्दी करना है और सवाल को सही करना है। सवाल मुश्किल नहीं होता, सवाल तो सारे ही ऐसे होते हैं जो हो जाते हैं, कोई रेयरली एक आधा सवाल ऐसा होगा जो आप लोग नहीं कर पाओगे, सवाल तो आप कर ही लोगे। बट मेन मुद्दा है कि जल्दी करना है, उसके लिए ट्रिक सीखना है और सही होना चाहिए, जल्दबाजी में गलती भी नहीं हो जानी चाहिए। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट हो तो चाहे कमेंट कर देना, चाहे मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना।